बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास की बुक का जो है यहाँ पर 7th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे उपभोक्ता कीमत यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक, या इसका दूसरा नाम भी हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। यहाँ पर दो नाम से जाना जाता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक। तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, तो हम इसमें अभी आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक देख लिया था, 6 पॉइंट पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे 7th पॉइंट इसका। तो यहाँ पर 7th पॉइंट में क्या है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो सबसे पहले समझना होगा कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है। तो देखिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक वह सूचकांक होता है जो विशिष्ट वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाले परिवर्तन को मापता है। अब भैया ये जो परिभाषा है ये तो बहुत बड़ी है, ये तो हमें समझ में नहीं आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम बड़ी आसानी से जो है सरल भाषा में पहले समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं बड़ी आसानी। तो समझिए, देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता आप सब जानते हैं कौन होता है। उपभोक्ता क्या होता है, वस्तुओं का उपभोग करने वाला, यानी वस्तुओं का क्रय करके उनका उपभोग करने वाला उपभोक्ता है। यहाँ कीमत सूचकांक यानी उपभोक्ता का कीमत सूचकांक, और इसमें देखिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। इससे भी पता चल रहा है कि उपभोक्ता जो व्यक्ति होते हैं ना, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग वर्ग के व्यक्ति होते हैं, तो उनका जीवन निर्वाह किस प्रकार से, उनकी लागत कितनी आती है जीवन निर्वाह में, उसको सूचित करने वाले आंकड़े। यानी कि मतलब क्या है इसमें कि एक व्यक्ति है, यानी व्यक्ति होते हैं विशेष वर्ग में, अलग अलग वर्ग में विशेष वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनके लागत कितनी आती है, उनकी लागत कितनी आती है उनके जीवन निर्वाह में। जीवन निर्वाह मतलब कि वो अपनी जीविका चलाने में जो है कितना धन खर्च करते हैं। वैसे कहते हैं इसकी जानकारी देने वाला जो सूचकांक होता है ना, उसे ही कहते हैं जीवन निर्वाह सूचकांक या उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए और इसको डिटेल में समझते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर परिवार है, ये क्या है, ये एक परिवार है, ठीक है। यहाँ पर वस्तुएं हैं। अब परिवार समझिए, ये केवल एक परिवार नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, इस परिवार के भी अलग अलग भाग हो सकते हैं। ये श्रमिक परिवार हो सकता है, क्या हो सकता है, श्रमिक हो सकता है, उत्पादक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर और भी अलग अलग परिवार में अलग अलग श्रेणी में आते हैं, यानी अलग अलग जो परिवार होते हैं अलग अलग श्रेणी में आते हैं। तो अलग अलग श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो विशेष वर्ग, हम इसे क्या शब्द नाम देंगे, वर्ग का नाम देंगे। वर्ग, क्या नाम दे देंगे, वर्ग। यानी विशेष वर्ग के लोग, क्या कहेंगे हम, विशेष वर्ग के लोग जो होते हैं, यानी विशेष वर्ग के लोग। यहाँ पर देखिए परिवार में क्या क्या आ रहे हैं, विशेष वर्ग के लोग आ रहे हैं। तो विशेष वर्ग के लोगों पर यहाँ पर वस्तु एवं जो है सेवाओं में, सेवाओं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वस्तु एवं सेवाओं में जो कीमतों में परिवर्तन होता है, यानी विशेष वर्ग के लोगों पर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर इस वस्तु और कीमत सेवाओं में जो है अगर यहाँ पर परिवर्तन होता है, यानी कीमत क्या होती है, कीमत अगर कम हो जाती है या फिर कीमत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या कीमत ज़्यादा हो जाती है, कीमत कम हो जाती है, तो उसका प्रभाव इन लोगों पर क्या पड़ता है। यानी अगर किसी यहाँ पर वस्तु एवं सेवाओं की कीमत अगर कम होती है या ज़्यादा होती है, या कहें कि हम जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का प्रभाव अन्य वर्ग के लोगों पर, यानी विशेष वर्ग के लोगों पर, यानी विशेष वर्ग क्या मतलब, श्रमिक वर्ग की श्रमिक काम कर रहा है, विशेष है। उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम कर रहा है, विशेष है। तो यानी वस्तु एवं सेवाओं में कीमतों में परिवर्तन का
जो है विशेष वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको सूचित करने के लिए जो सूचकांक उपलब्ध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। यानी जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु और सेवाएं हैं, इनमें कीमत में परिवर्तन होगा, उन कीमत में परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा इन लोगों पर, बिल्कुल पड़ेगा। तो जो आंकड़े जो होते हैं, जो आंकड़े ये बताएंगे कि इस परिवार पर, विशेष वर्ग पर कितना प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, उसे हम सूचकांक कहेंगे। कैसा सूचकांक? जीवन निर्वाह या लागत सूचकांक। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। यानी वे आंकड़े होते हैं जो कि विशेष वर्ग या परिवार के बारे में जो है सूचना देते हैं। किसके बारे में? जब वस्तु और सेवाओं में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है परिवार पर, इसके बारे में जो है आंकड़े सूचना देते हैं, उन्हें कहते हैं लागत सूचकांक, जीवन निर्वाह, यानी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या कहेंगे उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना। अब हम उपभोक्ता सूचकांक की रचना कैसे कर सकते हैं, यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक की अब रचना कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उपभोक्ता वर्ग का चुनाव करना होगा। यानी सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर उपभोक्ता वर्ग का चुनाव, कि उपभोक्ता वर्ग कौन सा है, उत्पादक वर्ग है या श्रमिक वर्ग है या कोई अन्य वर्ग है। यानी अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग वर्ग के हो सकते हैं। क्यों? इसको वर्ग में किस आधार पर बांटा गया है? इनके कार्यों के आधार पर। देखिए, कार्यों के आधार पर बांटा गया है। तो जो व्यक्ति जिस कार्य में लगे हुए हैं, यानी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के कार्य में लगे हुए हैं तो वो क्या हैं? वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, यानी ये डॉक्टर के कार्य में लगे हैं, डॉक्टर वर्ग हो गया। तो व्यक्तियों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वर्गों के आधार पर जो है विभाजित हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग का चुनाव करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो है आधार, यहाँ पर वर्ग का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वर्ग में जो है अपने काम के आधार पर विभाजित है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ग का चुनाव करना पड़ेगा, तभी तो हम उनके बारे में आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं, यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उपभोक्ता वर्ग का चुनाव करना होगा। उसके बाद पारिवारिक बजट की जानकारी। यानी देखिए, यहाँ पर जो आपका जो श्रमिक वर्ग है, ये जो श्रमिक वर्ग है, यहाँ पर इसकी जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। यानी जो आपका वर्ग है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि श्रमिक में कितनी सैलरी है, कितना लोग कमाते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या ज़रूरतें हैं। तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए सूचकांक के लिए। उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करनी है तो पारिवारिक बजट की जानकारी होनी चाहिए। यानी कितना बजट है, वो कितना कमा लेते हैं, उनकी सैलरी क्या है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग सैलरी का पता होना चाहिए। उसके बाद आधार वर्ष का चुनाव। देखिए, हम एक सूचकांक की जब गणना करते हैं तो एक आधार वर्ष को लेकर करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ हम क्या करते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ से लेकर के 1 वर्ष, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, उसके बाद अगला वर्ष आ गया, तीसरा वर्ष, उसके बाद चौथा वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, वर्ष चल रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है, वर्ष बढ़ रहा है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर कीमत है, किसी वस्तु की यहाँ पर कीमत है, तो यहाँ पर आई तो यहाँ पर परिवर्तन होगा, फिर आगे जाएगी, फिर कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 10% का परिवर्तन हुआ, पहले में 10% का परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरे में 10.5% का परिवर्तन हुआ, अगले में जो है यहाँ पर 11% परिवर्तन हुआ, फिर 10 का परिवर्तन हुआ। तो हम क्या मान लेंगे, 1 वर्ष फिक्स कर लेंगे। यानी 1 वर्ष को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये 10 की अराउंड है, मतलब 10 के आसपास है। तो हम 1 वर्ष को इनमें से फिक्स कर लेंगे, यानी बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, हम उसको हटाएंगे नहीं। जैसे कि मैंने ये वर्ष, पहला वर्ष फिक्स कर लिया, इस वर्ष के आधार पर मैं करूँगा तुलना इस वर्ष की और इस वर्ष की और इस वर्ष की।
यानी जब हम आधार वर्ष के साथ चालू वर्ष की तुलना करते हैं, तो देखिए जब मैं आधार वर्ष मान के रख रहा हूँ, पिछले वर्ष मान लीजिए हमारा पिछला वर्ष है और जो अभी चल रहा है, तो हम तुलना करेंगे पिछले वर्ष से जो चल रहा है, जो हमारा चल रहा है वो क्या है, चालू वर्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चालू वर्ष। जो हमारा चल रहा है वो चालू वर्ष है और जो हमारा पिछला वर्ष था वो आधार वर्ष है, आधार वर्ष। ठीक, ये हमारा आधार वर्ष जो पहले था और जो अभी चल रहा है वो चालू वर्ष है, ये है। तो यहाँ पर क्या है, चालू आधार वर्ष और चालू वर्ष। तो आधार वर्ष की तुलना यानी चालू वर्ष की तुलना जो है आधार वर्ष से करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम उससे हम क्या करेंगे, सूचकांक निकालेंगे। तो ऐसा ही है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष को फिक्स कर लेंगे, उसके बाद सभी जो वर्ष हैं उनकी तुलना एक ही वर्ष से कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सूचकांक एकत्र कर सकते हैं आधार वर्ष के माध्यम से। तो हमें क्या करना होगा, आधार वर्ष का चुनाव करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार वर्ष जब तक हमें अच्छे से पता नहीं होगा, आपने गलत आधार वर्ष का चुनाव कर लिया तो हमारे आंकड़े जो सूचकांक हैं वो गलत भी निकल सकते हैं। इसलिए क्या है, आधार वर्ष का चुनाव जो है उपयुक्त होना चाहिए, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, अगला है कीमतों की जानकारी, यानी कीमतों की जानकारी होनी चाहिए। कि कीमतों की कैसी जानकारी, कीमतों की जानकारी का मतलब है यहाँ पर जो है लोग कौन सा सामान खरीदते हैं, कितनी कीमत पर लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर जो है कीमतों के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर, कीमत सूचकांक के बारे में, कि हम कीमत सूचकांक की रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा उपभोक्ता वर्ग का चुनाव। सबसे पहले हमें करना है उपभोक्ता वर्ग का चुनाव। कौन सा उपभोक्ता वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है या कोई अन्य वर्ग है, इसका हमें चुनाव करना है। उसके बाद पारिवारिक बजट की जानकारी, और जो उपभोक्ता वर्ग हमने चुना है उस वर्ग में जो परिवार है उसकी बजट क्या है, उसका बजट क्या है, वो कितना कमा लेते हैं, यानी कितना कमा लेते हैं महीने या साल में। ठीक है, उसके बाद आधार वर्ष का चुनाव करना है, फिर आधार वर्ष का चुनाव करके उनकी तुलना करनी है। उसके बाद कीमत की जानकारी लेनी है, यानी कीमतें कितनी हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हैं और किस वस्तु को खरीदते हैं वो, यानी अधिकतर लोग जो क्या सामान खरीदते हैं तो वो किस वस्तु को खरीदते हैं, किस कीमत पर खरीदते हैं, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं, क्या है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक था। अब देखते हैं आगे, अगला पॉइंट है हमारा, आगे देखते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना की विधियां। अब हमारे पास हमें पढ़ना है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो होता है उसकी रचना की विधियां क्या क्या होती हैं। तो इसकी दो विधियां होती हैं मुख्यतः। पहली विधि होती है सामूहिकृत व्यय विधि और दूसरी विधि है पारिवारिक बजट विधि। ठीक है, पहली विधि है सामूहिकृत व्यय विधि। तो ये कौन सी विधि होती है, सामूहिकृत, यानी सामूहिकृत यानी पूरी रूप से, सामूहिकृत मतलब होता है समूह, समूह के रूप में जो व्यय होता है उस विधि को सामूहिकृत व्यय विधि कहते हैं। यानी अगर एक परिवार है, परिवार क्या है, आपका एक व्यक्ति है वो नहीं मानेंगे हम, यहाँ पर आपका जो परिवार है, परिवार के द्वारा सामूहिकृत व्यय हुआ है उस विधि को मानेंगे। ठीक है, एक परिवार है, अगर उस परिवार ने पूरा खर्च किया है तो पूरे परिवार का खर्च सामूहिकृत व्यय कहलाएगा। तो सामूहिकृत व्यय विधि के द्वारा उसको निकाल सकते हैं हम, उसकी सूचकांक की गणना कर सकते हैं। उसके बाद पारिवारिक बजट विधि, और पारिवारिक का बजट कितना है, यानी जो परिवार है वो कितना बजट तय करता है, कितना बजट रखता है खर्च करने के लिए, तो वो है उस विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर निकालते हैं विधियों को। देखिए, जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है इस वीडियो में, यानी पिछली वीडियो हमने पहले ही सीख लिया था। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को निकालने के लिए जो है सामूहिकृत व्यय विधि में जो है ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, यानी सिग्मा पी, यानी P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा P1 का मतलब क्या है। तो P1 का यहाँ पर मतलब है जो है यहाँ पर कीमत, चालू कीमत, चालू कीमत यानी जो इस वर्ष, ये जो वर्ष चल रहा है ना, तो चालू कीमत की, यानी वर्ष की कीमत, चालू वर्ष में जो है कीमत, और यहाँ पर ये क्या, आधार वर्ष में क्वांटिटी, इसका मतलब मात्रा। P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी, P मतलब कीमत, Q मतलब होता है मात्रा, वस्तु की मात्रा। तो क्या है, अगर एक लिखा है तो ये समझ लीजिए ये चालू वर्ष है, जिसमें अगर इसमें Q भी लिखा, Q में एक लिखा होता ना
तो ये भी चालू वर्ष हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर 0 लिखा है तो ये आधार वर्ष है। क्या है? आधार वर्ष। तो P1 चालू वर्ष, Q0 आधार वर्ष, और ये दोनों भी आधार वर्ष। कीमत और मात्रा का मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा निकल के आएगा सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये वाला समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा पिछला फॉर्मूला था, लास्ट ईयर विधि थी हमारी, जो हमने पिछली वीडियो में देख रखी है, हमने पढ़ी है। तो आपको ये तो आसानी से याद ही हो गया होगा। तो सामूहिकृत व्यय विधि में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पारिवारिक बजट विधि से कैसे निकालेंगे, ये देखिए। सिग्मा आर डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? भार। डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं? ये हो गया भार। डब्ल्यू हमारा क्या है? भार। ठीक है, डब्ल्यू हमारा भार है। और यहाँ पर आर कैसे निकालते हैं, ये भी विधि हमने पहले ही पढ़ रखी है, इसके क्वेश्चन भी किया था हमने, जो है इसका आंसर भी निकाला था। उसके बाद देखिए आर क्या है? आर इक्वल टू होता है वर्तमान कीमत और आधार कीमत, यानी वर्तमान कीमत को आधार कीमत से भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा निकलेगा आर। और आर को यहाँ पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको डब्ल्यू से, यानी भार से, और भार का जोड़ करेंगे, उसको भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर जो है कीमत सूचकांक निकल आ जाएगा। यानी अगर आपको पारिवारिक बजट विधि से आपको सूचकांक की गणना करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको सामूहिकृत व्यय विधि से सूचकांक की गणना करनी है तो लास्पियर विधि वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये पूरी दोनों विधियाँ समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के महत्व, यानी जो हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा। तो चलिए देखते हैं महत्व। कीमत निधि यानी कीमत नीति का निर्धारण। सबसे पहले क्या होता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का महत्व क्या है कि ये कीमत नीति का निर्धारण करता है। यानी जो कीमत की नीति होती है ना, किस प्रकार से बदलती है यानी कीमत, तो उसका निर्धारण करता है। ठीक है, कीमत नीति का निर्धारण करता है। मजदूरी समायोजन करता है, मजदूरी समायोजन यहाँ पर करता है। और क्या करता है? वास्तविक मूल्यों का माप करता है, यानी जो है वास्तविक मूल्यों को मापता है ये। ठीक है, कौन से मूल्यों को मापता है? वास्तविक मूल्य, यानी जो वास्तव में हैं ऐसे मूल्यों को मापता है। ठीक है, बाजारों का विश्लेषण करता है, यानी जो बाजार होते हैं ना उनका विश्लेषण करता है, उनकी देखता है उसमें क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, उस चीज को ये देखता है। उसके बाद राष्ट्रीय अपस्पायक होता है, यानी राष्ट्रीय आय अपस्पायक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी ये सूचकांक जो राष्ट्रीय आय के अपस्पायक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि आधार वर्ष की तुलना करने में सहायक होते हैं, और तदनुसार इसका क्या कर सकते हैं हम, राष्ट्रीय आय में वास्तविक परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। यानी ये क्या होगा, इसके माध्यम से राष्ट्रीय आय का अपस्पायक का मतलब है कि हम इसमें के माध्यम से जो है राष्ट्रीय आय में जो वास्तविक परिवर्तन होता है ना उसको हम पता कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आय का अपस्पायक का मतलब है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होगा, उसको वास्तविक परिवर्तन होगा, उसको हम पता कर सकते हैं राष्ट्रीय आय अपस्पायक द्वारा। तो यानी राष्ट्रीय आय का अपस्पायक होता है बाजारों का विश्लेषण करता है, यानी बाजार में जो उतार चढ़ाव आए हैं, पूर्ति मांग बढ़ी है, मांग बढ़ी है या पूर्ति बढ़ी है, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण करता है। क्या कौन करता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक का महत्व है ये। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या क्या करता है, राष्ट्रीय आय में वास्तविक आय को मापता है, यानी वास्तविक आय का अनुमान लगाता है, बाजारों का विश्लेषण करता है, वास्तविक मूल्यों का माप करता है, यानी वास्तविक रूप से जो मूल्य होते हैं उनको मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर मजदूरी समायोजन करता है, यानी इसका मतलब क्या है, मजदूरी समायोजन का मतलब है कि यहाँ पर मजदूरी समायोजन के आधार पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर जो सरकार होती है, सरकार द्वारा महंगाई होती है, भत्ते दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मजदूरी समायोजन करता है। यानी सरकार क्या करती है, मजदूरों के हेल्प भी करती है, तो मजदूरी का समायोजन करता है। तो ये है। उसके बाद एक काम कीमत नीति का निर्धारण,
तो ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके महत्व के। तो पहला पॉइंट है कीमत नीति का निर्धारण, यानी कीमत की नीति को निर्धारित करता है, बनाता है। ठीक है, जो है यहाँ पर मजदूरी समायोजन करता है, वास्तविक मूल्यों का माप करता है, बाजारों का विश्लेषण करता है, राष्ट्रीय आय अपस्पायक होता है। उसके बाद देखते हैं हम आगे और क्या पॉइंट है। अब देखेंगे उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना की कठिनाइयाँ। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, हमने महत्व को समझ लिया जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना जब करते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ जाती हैं वो समझ लेते हैं। तो कठिनाइयाँ देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए कठिनाइयाँ, सबसे पहली कठिनाई क्या होती है, कीमतों में अंतर आ जाता है। यानी कीमतों में अंतर, जैसे कि कीमत बढ़ती है घटती है तो क्या होता है, इससे कीमत में अंतर आ जाता है। जब कीमत में अंतर आ जाता है तो सूचकांक की रचना करना बहुत कठिन हो जाता है, यानी रचना करने में कठिनाई आती है। लेकिन कीमत जब समान होगी तो सूचकांक बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन जब कीमत में अंतर आएगा तो सूचकांक की गणना करना कठिन हो जाएगा। उसके बाद जीवन स्तर में अंतर, तो देखिए जीवन स्तर में अंतर हो जाता है। यानी जीवन स्तर क्या मतलब, बेहतर हो गया, जीवन स्तर देखिए बेहतर हो गया और ख़राब हो गया। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये परिवार है, ये परिवार है और इस परिवार में जो है यहाँ पर काम कर लोग रहे हैं, यानी श्रमिक परिवार है ये। और श्रमिक परिवार में यहाँ पर किसी की नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने पर ये जो श्रमिक का परिवार है ये बहुत अच्छे स्तर पर पहुँच जाता है। यानी ये बहुत अच्छे स्तर पर पहुँच जाता है, यानी ये अब गरीब नहीं रहा, यानी ये अच्छे स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब है इसमें क्या हुआ, जीवन स्तर में परिवर्तन हो गया। पहले श्रमिक था, अब ये मान लीजिए इसको अच्छी नौकरी लग गई, तो ये आगे चल के क्या होगा, ये अब श्रमिक तो नहीं रहेगा। ठीक है, श्रमिक तो नहीं रहेगा, इसका मतलब है ये आगे जीवन में स्तर में बढ़ गया, यानी इसकी पदोन्नति हो गई, बहुत आगे बढ़ गया, मतलब इसका जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने से क्या हुआ, इनको जो आय पहले मिलती थी अब वो क्या पहले कम मिलती थी, अब ज़्यादा मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, कीमत में परिवर्तन हो गया जीवन स्तर में परिवर्तन से। तो हमारा जो सूचकांक है वो निकालना कठिन हो जाता है। उसके बाद व्यय के अनुपात में अंतर, जो व्यय होता है उसका अनुपात में अंतर आ जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि व्यय अधिक हो जाता है और व्यय कम हो जाता है। तो जब व्यय अधिक या कम होता है, व्यय में उतार चढ़ाव आता है, तो उससे व्यय के अनुपात में अंतर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी हैं, कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं, कीमतों में अंतर, अगर कीमत में परिवर्तन हो जाए, अंतर आ जाए तो उससे क्या होगा, सूचकांक निकालने में कठिनाई हो जाएगी। जीवन स्तर में परिवर्तन अंतर हो जाए तो यहाँ पर क्या है, तब उससे हमें कठिनाई हो जाएगी सूचकांक निकालने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्यय के अनुसार, यानी व्यय के अनुपात में अंतर, अगर आपका जो है व्यय करना, व्यय ज़्यादा या कम हो जाता है या फिर व्यय में अंतर आता है तो इससे क्या होगा, हमारा सूचकांक निकालना कठिन हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया और समझ लिया बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपने इस चैप्टर की जो है पुरानी वीडियो नहीं देखी, यानी पिछली वीडियो सारे पार्ट नहीं देखे, तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स का जो है 11th क्लास का तो पूरा सिलेबस आपको मिलेगा ही। तो कुछ ही समय में आपको यहाँ पर इस चैनल पर जो है 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी मिल जाएगा, यानी आने वाला है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।